अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उम्मीद है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहली बात ये, मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को रेक्टेंगल की फॉर्म में या रेज की फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया जाए और फिर उसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। लेट्स सपोज मैं रियल नंबर ले लेती हूँ, कोई भी मैं रियल नंबर ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने ले लिए रियल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे मैंने 9 भी ले लिया है, 7 8 और ये 9, और फिर इनको मैंने रे की फॉर्म में जो है अरेंज कर दिया और फिर इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया है। तो ये हमारी क्या बन गई है? एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, ए से लेकर जी तक कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे जे ले लेती हूँ, जे इज़ इक्वल टू ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई है। अब दूसरी चीज़ आती है कि इसकी जो 1 2 3 हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इन रियल नंबर्स को हम इसके अंदर क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये इसकी एंट्रीज़ हैं। ये क्या हैं इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? इसकी एंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब ये है इसकी एंट्रीज़। अब वो एंट्रीज़ इसके अंदर अब दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है रॉ और एक चीज़ होती है कॉलम्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी एंट्रीज़ रो हैं और कौन सी एंट्रीज़ कॉलम है। वो एंट्रीज़ जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट की जाएं, द एंट्रीज़ प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, यानी हॉरिजॉन्टल लेटी हुई शक्ल में जो एंट्रीज़ होंगी वो क्या होंगी? उसकी रोज़। अब आपने रोज़ क्या है? रो, एक ये रो है, एक ये रो है और एक ये रो है। अब जो वर्टिकली हैं यानी जो खड़ी हुई शक्ल में है उनको हम कहते हैं कॉलम। एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, अब तीसरी चीज़ जो है वो आती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी कि ऑर्डर हम किस तरह से फाइंड करते हैं। द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, यानी रॉ बाय कॉलम। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आपका होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या क्या चीज़ आएंगी? रॉ बाय कॉलम। ये क्या है? इसके ऑर्डर है। यानी अब मैंने अगर जे का ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ जे क्या होगा? 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, R1 R2 R3, और कॉलम कितनी है? 3। तो रॉ कितनी थी? 3 बाय एज इट इज़, और कॉलम कितनी है? 3। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। A इज़ इक्वल टू 2 -5 3 एंड 6। अब जब आप बोर्ड के पेपर में या किसी भी पेपर में इसको सॉल्व करेंगे तो आपने किस तरह से करना है? आपने पहले इसको लिखना है सॉल्व, ठीक है, नीचे इधर लिखना है आपने। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसलिए लिख रही हूँ A इज़ इक्वल टू 2 -5 3 और 6। कितनी रॉज हैं? एक रॉ, R1 R2, 2 रॉज हैं, C1
C2 और 2 ही इसके कॉलम है। तो इसकी इस साइड पे जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है आपने इधर लिख देना है 2/2। ये आपने नहीं बनाने, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। अब मैं आपको जो है एक और सवाल बताती हूँ कि आपने बोर्ड के पेपर में इनको किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ले रही हूँ मैं, C = 2 4। अब यहाँ पे मेरे पास जगह भी है, तो आपने सॉल्यूशन मार्कर से लिखना है, मार्जिनल लाइन के इस तरफ। सॉल्व = कितनी रॉज हैं, एक रो, आपने पहले लिखना है C = 2 और 4। इसके यहाँ पे जहाँ पे ये ब्रैकेट ख़त्म हो रही है इधर कितनी रो है, 1 बाय कॉलम कितने 1 2, 1/2 इसका ऑर्डर आ गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास D = 406। अब इसका आपने, ये मैं सॉल्व ही लिख रही हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रही, ठीक है। तो अब 1 2 3 रॉज बाय 1 कॉलम है इसमें, 1 2 3 इसकी क्या थी, रॉज थी, और कॉलम कितना है इसका, सिर्फ 1 है। अब जो बी रह गया था वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ, 2 3 0 5। तो इसका भी 2 रॉज हैं इसमें और 2 ही कॉलम्स हैं, 2/2, ठीक है। अब हम आते हैं ई की तरफ। ई है A B C D E और F। इसका कितनी रॉज हैं, 1 2 3 रॉज हैं, 3 बाय कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, 3/2 इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट F का ऑर्डर होगा आपका, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1 इसका ऑर्डर आ गया। G हमारे पास है 2 1 2 3 2 4 0 3 5, 1 2 3 3 रॉज बाय 1 2 3 3 कॉलम, हॉरिजॉन्टल भी 3 है और बाय वर्टिकल भी 3 है। आखिरी सवाल आपका, इसका आखिरी पार्ट जो है वो है 2 1 3 4 0 6। कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं बाय 1 2 3 कॉलम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने आपको बहुत सारी मैट्रिक्स दी हुई हैं, A से लेकर J तक आपको मैट्रिक्स गिवन है। इसमें आपने बताना है कि इक्वल कौन सी हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए एक मैट्रिक्स, अब मैं आपको समझाती हूँ। ये कुछ इस तरह से है कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B के इक्वल कब होगी, जब पहली इसकी 2 शर्तें होती हैं, ठीक है। जब इसका ऑर्डर ऑफ A इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ B, और दूसरी चीज़ ये कि इनकी देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये कि अगर A मैट्रिक्स मेरे पास है 2 4 6 8 और B मेरे पास है या तो 2 4 6 8 ही है, या कुछ ऐसी इक्वेशन बनी हुई है लाइक 4 - 2 2 + 2 3 + 3 और 6 + 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 4 6 और 8। तो ये 2 4 6 8 बराबर करस्पॉन्डिंग। अब इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, 2 के करस्पॉन्डिंग, इस 2 के पहली एंट्री के करस्पॉन्डिंग B की पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री A की दूसरी एंट्री के करस्पॉन्डिंग B की दूसरी एंट्री। यानी अगर ये है इसका पहला है, इसका भी पहला होना चाहिए, दूसरा है तो इसका भी 4 होना चाहिए, इसका 6 है तो इसका भी 6 होना चाहिए, इसका 8 है ये वाला तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए, ठीक है। आगे समझ, ये थी इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो अब हम जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ आते हैं। A की वैल्यू है 3, ठीक है, B की है 3 और 5। तो अब मैं सिर्फ इधर आंसर्स लिख रही हूँ
आंसर्स ए के मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, बी किसके इक्वल है यहाँ पे, आई के, ठीक है, एंड मैट्रिक्स डी है आप किसके इक्वल, आपके 5 और 3 है, डी के इक्वल कोई नहीं है, नो मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 है, बट हमारे पास जो सेम थी उसमें 3 और 5 था। अब आपने देखा कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, उसकी पहली कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या थी 3, बी की, और डी की क्या है 5। हालांकि हैं दोनों एंट्रीज 3 और 5 ही, लेकिन उनका ऑर्डर सेम है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। तो अब मैट्रिक्स ऑफ ई हमारा किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ऑफ एच और मैट्रिक्स ऑफ जे के, इन तीन का एक जैसा ऑर्डर है। मैट्रिक्स ऑफ एफ किसके इक्वल है, मैट्रिक्स जी के इक्वल। तो ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं ये आपके बोर्ड में शॉर्ट के लिए आते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी कि बोर्ड में कौन सी चीज़ लॉन्ग में आती है और कौन सी चीज़ शॉर्ट में आती है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हैं ये आपको या तो MCQs में आता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, या ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो आपका लॉन्ग में आता है, और ये बहुत ही इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D। A, B, C, D की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन है आपका A प्लस C, C माइनस 1, A प्लस 2D, 4D माइनस 6 इज इक्वल 0, 3 माइनस 7 और 2D। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बारे में जब आपको पता होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे, यानी कि आपने इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल करके लिखना है। A प्लस C के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है, 0, इसको आपने नाम दे देना है 1, यहाँ पे आपने लिखना है पहले सॉल्व, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी क्या है, आप चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, मैं ये लिख रही हूँ तो मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी। A प्लस 2D इज इक्वल टू माइनस 7, ये आपका आ गया इक्वेशन 2। C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3, एंड द लास्ट वन इज 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D, ये आ गया 4। अब आपने इसको ये इक्वेशंस बनाई हैं सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की वजह से। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप ये इक्वेशंस बना सकेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के बारे में पता होगा तो आप ये इक्वेशन इजीली बना सकेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने A, B, C और D की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब हमने इसको क्या करना है, पहली को देखते हैं, सॉल्व नहीं हो सकती। अगर हम C को इधर ले जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। A प्लस 2D, A और D आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, बीच में प्लस का साइन है। तो तीसरी पे आते हैं, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, यानी सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, तो हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपने अपना मार्कर, ये मैं पेन की जगह यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं पेन यूज़ करूँगी तो आपको नज़र नहीं आएगा, तो आपने मार्कर, मैं मार्कर की जगह ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ जो आपने बोर्ड के पेपर में इस्तेमाल करना है। फ्रॉम इक्वेशन 3, 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, अब यानी कि हम इक्वेशन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आप यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं। C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के है,
तो अब 1 को जब हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 + 1 बन जाएगा। c इज़ इक्वल टू क्या बन गया, 4। तो ये आपकी c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने जो है इसको नीचे ही लेके जाना है, मैं साइड पे कर रही हूँ। ठीक है, इधर अब आपने फिर पॉइंटर से अपना मार्कर जो है यहाँ पे पुट। अब आपके पास c की वैल्यू निकल आई है। अब आप जो हमने ये इक्वेशंस बनाई थी इसमें देखो कि हम c की वैल्यू की मदद से क्या कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, हम पहली ही इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि a + c की वैल्यू पुट करेंगे तो a निकल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ c इन 1, c को आपने इन्वर्टेड कॉमास और नीचे लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो अब a + c इज़ इक्वल टू 0 था, इसको एज इट इज़ एक दफ़ा आपने उतार लेना है। ठीक है, और a + 4 इज़ इक्वल टू 0 आ गया है। तो a इज़ इक्वल टू जब +4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा -4। इसको आपने अंडरलाइन लगा के अंडरलाइन करके पॉइंट लगाते हैं। अब ये आपकी आ गई है वैल्यू a की। अब तीसरी चीज़, अब हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं a की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ a इन 2। अब हम इसमें a की वैल्यू को 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। a क्या है, a + 2d इज़ इक्वल टू -7। इसको आपने पहले एज इट इज़ इक्वेशन, इसको इक्वेशन बोलते हैं, जब बीच में इक्वल का साइन आ जाता है ना तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो आपने ये सेकंड इक्वेशन को एज इट इज़ उतार लिया, a की जगह पे -4 लिख देना है, + 2d इज़ इक्वल टू -7। अब आपने इस चीज़ को ज़रा गौर से समझना है, ये -4 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये +2d की जगह हम 2d लिख देंगे। प्लस लगाना है आप लगा दें, नहीं लगाना ना लगाएं, क्योंकि इसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। -7, लेकिन ये माइनस जब इधर आएगा तो आपने इसका साइन लाजमी चेंज कर देना है, +4। 2d इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है तो वो आपने साथ लगाना होता है। अब कैलकुलेटर जो बोर्ड में है वो अलाउ होता है, तो आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है ताकि आपका साइन भी गलत ना हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3। d की वैल्यू आ गई है, d इज़ इक्वल टू, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -3/2। ये आपकी आ गई d की वैल्यू। अब आपने लिखना है नाउ इक्वेशन 4, क्योंकि अब हम उसमें हमें किसी की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपकी एज इट इज़ सॉल्व हो जाएगा। 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d, 2d इधर ले आओ, -6 उधर ले जाओ, 4d - 2d इज़ इक्वल टू +6। यहाँ पे आपका आ गया 2d इज़ इक्वल टू 6। अब ये मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, अब d आपने d निकालनी है, आपने 2d की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपने खाली d की वैल्यू निकालनी है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ d की वैल्यू का उन्होंने कहा है। ठीक है, तो आपने खाली d की वैल्यू निकालनी है। वो आप कैसे निकालेंगे, d इज़ इक्वल टू 6 तो लिखा हुआ है, ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, d इज़ इक्वल टू 3। ये आ गई आपकी d की वैल्यू। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका b, यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी सवाल में, मैंने यहाँ पे d लिख दिया है, यहाँ पे आपका b है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं सही कर दूँ ज़रा, यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है, ये भी b, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, ये भी b आ गया, और ये आपकी b की वैल्यू है, b इज़ इक्वल टू -3/2 है, और d आपका खाली 3 है। लास्ट में आपने अच्छे इंप्रेशन के लिए क्या करना है, आपने अपना मार्कर लेना है, a की वैल्यू, a इज़ इक्वल टू क्या है आपका -4, b आपका क्या है -3/2, आप -3/2 लिख दें या आपकी मर्ज़ी, आप -1.5 लिख दें। c आपका है 4 और d आपका है
3। आपने इनकी वैल्यूज़ को मेंशन कर देना है, ये देखें, ठीक है। और आपने जो है फिर आपका ये सवाल गलत नहीं होगा और आपका बिल्कुल सही सवाल हो जाएगा। ये 4 मार्क्स के सवाल में आपको ये फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप मुझे कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब दे दूँगी, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, दिल लगा के पढ़ाई करें। अल्लाह हाफिज़।